माओवादी चळवळीत एक मोठा चेहरा जे 42 वर्ष गडचिरोली, अबुजमाड, बस्तर आणि 7 राज्यांमध्ये माओवादी चळवळीला एक वेगळी वळण देणारा नेता, उच्च शिक्षित आणि सेंट्रल कमिटी मेंबर मल्लोजराव वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनूदादा आपल्यासोबत मराठी प्रसार माध्यमांसमोर पहिल्यांदाच एक खास मुलाकात आहे. सोनूदादा, तुमच्या टीवी मध्ये खूप स्वागत. आपका हम स्वागत करते हैं. धन्यवाद. कि एक बड़ा नाम माओवादी संगठन में आपका रहा है और लंबे टाइम से आपने माओवादी संगठन में काम किया, तो माओवादी संगठन में जाने का मेन मकसद क्या था? माओवादी संगठन में जाने का मुख्य कारण ये था कि सामाजिक शोषण। हम जब युवा थे, ये 70s, उस समय में 1970s, उस समय में हमारे एरिया में जो फ्यूलिज्म का, सामंतवाद का जो शोषण था, उस शोषण के विरोध में हम इस विचारधारा को अपनाया था। तो जैसे कि एक लंबा टाइम था आपका, तो आप आंध्र प्रदेश से है, तो उसके बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या उड़ीसा, झारखंड ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग पुलिस के तरफ से आपके ऊपर बड़े बख्शिश थे। तो किस तरह की भूमिका आपकी सीपीआई माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी में रही है? सीपीआई माओवास्ट पार्टी में मेरी भूमिका ये बताना है तो मैं एक साधारण कार्यकर्ता का रूप में पहले मेरा क्रांतिकारी प्रस्थान शुरू हुआ था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं डिविजनल कमेटी मेंबर बना हूँ, बाद में राज्य कमेटी मेंबर बना हूँ और जाके फिर 28 साल पहले मैं एक केंद्र कमेटी का सदस्य चुना गया था। फिर उसके बाद 10 साल से मैं 18 साल से मैं एक पोलित ब्यूरो मेंबर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आपके नेतृत्व में कितने आदिवासी युवक नक्सल चळवळ में प्रवेश किए, सहभाग हुए? ऐसे कितने लोग थे? डायरेक्ट मेरा नेतृत्व ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पूरा पार्टी का विचारधारा है, पूरा पार्टी का कैडर्स है, कमिटीज है। तो कमिटीज जहाँ की वहाँ हमारे पार्टी के रोज राजनीति को लेकर जनता के बीच में गए थे, वे लोग काम किए हैं। जनता में जो शोषित जनता है उन लोगों के बीच में जाके काम किए हैं, उन वहाँ के युवा को हमारे पॉलिटिक्स बताया है। पॉलिटिक्स के जरिए लोगों में काम करने की वजह से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा भर्ती हुआ है। तो जैसे कि अभी माओवाद की सिचुएशन जो है, माओवाद चळवळ की सिचुएशन क्या है प्रेजेंट में? आपके सामने ही है, आज की स्थिति क्या है आपके सामने है। गिने चुने लोग बचे हैं, बहुत सारे लोग बाहर आए हैं, परिस्थितियाँ बदल चुके हैं, हम भी बदलना जरूरी है। ये जो लोग समझे हैं वे लोग बाहर आए हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहा है बहुत कम लोग, लगभग 150-200 से आसपास लोग अभी भी जंगलों में भटकते भटकते काम कर रहे हैं, वे लोग है अब। तो अभी जैसे कि बहुत से लोग जंगल में है, तो जो साथी आपके जंगल में है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जंगल में जो लोग हैं, मैं पार्टी में रहने के समय पर, क्योंकि मेरा भी 2025 अक्टूबर 13 तक मेरा भी एक 43-44 इयर्स का ज़िंदगी है, क्रांतिकारी ज़िंदगी, मतलब जंगल में ही मैं काम किया था। इसलिए मैं वहाँ की परिस्थितियों के बारे में जानता हूँ, बदलावों के बारे में जानता हूँ। इसलिए मैं वहाँ रहने के समय पर ही बहुत सारे विषयों को लेकर डॉक्यूमेंट्स बनाया था। उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहाँ भी सभी साथियों के साथ मैं अपील किया था। जनता के सामने भी मैं मेरा अपील को रखा था। परिस्थितियाँ बदल गया है, परिस्थितियों के हिसाब से हम बदलना है, यही साइंस बोलता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये तो नेचुरल है। इसलिए हम जब नहीं बदलते हैं तो हम नहीं बचेंगे, इसलिए बदलना ज़रूरी है। ये मैं कहते हुए बहुत सारे साथियों के सामने मैं एक प्रस्ताव दिया था, सैकड़ों लोग मान लिए हैं, बहुत लोग आज मेरे साथ दिए हैं, बाहर आए हैं। जो लोग नहीं आया है वो लोग भी सोचना है। बार बार मैं अपील कर रहा हूँ
जितना भी मुझे बाहर के लोग मुट्ठी भर लोग गालियाँ दे रहे, फिर भी मैं सहन कर रहा हूँ। लेकिन एक मेजॉरिटी वेस्ट ऑफ द पीपल दे आर अप्रिशिएटिंग मी। मैं क्योंकि मैं जो अप्रिशिएट कर रहा है, वो लोग ये बोल रहा है कि आप एक अच्छा डिसीजन लिया है। आज सैकड़ों लोग कैडर को बचा है। आज जनता के बीच में आके फिर नेतृत्व प्रदान करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने के लिए अब मौका लिया है। दिस इज द गुड स्टेप करके बहुत लोग मुझे बोल रहा है। इसलिए मैं उन लोगों से भी ये अपील और एक बार आपके मीडिया के ज़रिए से मैं कर रहा हूँ कि परिस्थितियाँ बदल चुका है, आप बाहर आइए, बाहर आने से हम फिर जनता के साथ रहते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप आत्मसमर्पित हो करने से पहले आपकी धर्मपत्नी ने आत्मसमर्पण किया, तो आपको कहीं न कहीं आपका प्यार जंगल से बाहर खींच लाया क्या? जो प्यार खींच के लाना नहीं होता है क्योंकि माँ-बाप का प्यार पहले होता है, वो प्यार को तोड़कर मैं जंगलों में गया है। इसलिए फिर मैं ये प्यार को लेकर बाहर आने की कोई सवाल ही नहीं होता है। मैं ये पॉलिटिक्स को लेकर ही पॉलिटिकल स्टैंड को लेकर ही बाहर आया हूँ। तो और एक ख़ास बात है कि जैसे आत्मसमर्पण की जो योजना बनाई तो आपके साथ काफ़ी जो जंगल में काम करने वाले माओवादी संगठन के साथी हैं, उन्होंने भी आपके साथ आत्मसमर्पण किया। तो किस तरह उनको आपने कन्विंस किया, किस तरह उनको साथ लेकर आए और ख़ासकर गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण क्यों? बहुत सारे लोगों को मैं अभी बताया हूँ आपको, पार्टी का कमजोरियाँ क्या है करके उनके सामने रखा हूँ, परिस्थितियाँ क्या बदल चुका है उनके सामने रखा हूँ। ये लोग कन्विंस हो गया है और ये लोग बाहर आया है। और मैं खासकर गढ़चिरौली में यहाँ आने के पीछे कारण ये है कि मेरा प्रस्थान यहाँ से ही शुरू हुआ है। यहाँ पर ही मेरा आखिरी बाहर आना भी यही अंत हुआ है। तो गढ़चिरौली जिले में प्रस्थान आप कौन से ईयर में शुरू किए थे? मेरा तो ऐसा गढ़चिरौली में आना 83 जानेवारी या फेब्रुवारी में हुआ था। जसे की आपण बघू शकतो जवळपास 40 वर्ष अगोदरची ही गोष्ट आहे आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुका जे आहे ते महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात आहे. तिथून माओवादी आताचे माओवादी त्यावेळचे नक्षलवादी जे आहेत ते प्रवेश केले होते आणि पहिला दलम जे आहे ते सिरोंचा तालुक्यात सक्रिय होता. तर आपल्या सोबत बोलत आहेत मल्लोजी वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा. दादा जैसे कि आपने संविधान स्वीकारा है तो संविधान के माध्यम से ये जो जंगल की लड़ाई है संविधान स्वीकारने के बाद ये लड़ाई आगे कैसी रहेगी? संविधान स्वीकार है, संविधान के हिसाब से ही जाएगा, आगे बढ़ेगा। संविधान को लेकर ही काम करेंगे। संविधान के ज़रिए ही हम जनता के बीच में रह के काम कर सकते हैं, इसलिए हम संविधान को ही अपनाएँगे। तो जैसे पश्चिम बंगाल में कुछ टाइम कम्युनिस्ट इसकी सरकार थी तो माओवादी संगठन या पुराना नक्सलवादी संगठन के जो संस्थापक है चारू मुजुमदार इन्होंने बोला था कि अगर संविधान की शपथ लेता है तो वो कम्युनिस्ट कैसा? आज तो चार मंदिर नहीं है और समाज भी उस समय का नहीं है। बहुत सारे बदलावें आया है, इसलिए बदलाव के अनुरूप नहीं जाना, ये चारू मंदिर भी नहीं कहा था। तो आपके ऊपर आरोप भी लगे थे कि आत्मसमर्पण होने के बाद गद्दार है और अलग-अलग प्रेस नोट जो है जारी किए गए, इसके ऊपर क्या कहेंगे? आप ही बोल रहे आरोप करके, आरोप करने वाले करते ही रहते हैं, लेकिन हमारा जो स्टेप है वो सही है या नहीं है, इतिहास बता रहे हैं। सैकड़ों लोग हमारे कार्यकर्ता मेरे पीछे आए हैं। अब ये 2 डिमार्केशन कर सकते हैं कि जो लोग गद्दार करके बोल रहे हैं, वो लोग मुट्ठी भर लोग भी नहीं हैं। जो लोग हमारे पीछे आए हैं, हमारे साथ दिए हैं, अलग-अलग स्टेट से आए हैं, उन लोगों से मैं आज भी संपर्क में है। वो लोग बोल रहे हैं कि आप ये स्टेप और पहले लेने की था, आप लेट किया है, इसलिए हम बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ा है। आप पहले क्यों नहीं लिया करके, उसके लिए मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो जैसे कि अभी कुछ लोग बचे हैं तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि 31 मार्च 2026 के पहले माओवाद को देश से मिटाया जाएगा। तो अभी आपने तो साधारण जिंदगी चुना है तो आप क्या कहेंगे कि 2026 31 मार्च तक माओवाद खत्म होगा? अब तो क्या निष्कर्ष निकल रहे आप देख रहे।
आपके सामने ही है, क्योंकि एक ये है, अमित शाह जी ने ये भी बताया है कि माओवाद अलग है, माओवादी अलग है करके 2025 मार्च में इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया था, उसमें स्पष्ट रूप से वे कहा था। इसलिए जो हमारा ये है माओवादी है, इन लोगों का तो हम आर्म्ड कैडर ही है, इसलिए कहाँ तक बचना संभव है, उसके बाद में बचता है क्या नहीं बचता है, ये तो बोल मैं नहीं बोल सकता हूँ। अभी तक तो 90% या तो शहीद हो गए या नहीं तो बाहर आ गए, नहीं तो अलग अलग प्रकार से वो लोग ये हो गया है। इसलिए बाकी जो 150-200 लोग हैं, वो लोग क्या होता है क्या नहीं होता है, लगातार ऑपरेशन चल रहा है। वो निष्कर्ष क्या निकलता है मैं नहीं बोल सकता। तो बड़ी मात्रा में जैसे कि गढ़चिरौली हो या छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका हो, इसमें बहुत से बड़ी संख्या में माओवाद आत्मसमर्पण हुए, तो कहीं ना कहीं सैन्य बल या गढ़चिरौली नक्सल विरोधी पुलिस दल, इनका दबाव आपके माओवादी या माओवाद संगठन के ऊपर था क्या? दबाव का मतलब ये है कि दबाव तो हमेशा रहता है, क्योंकि कोई सरकार हो, कोई स्टेट हो, आप अच्छा क्रांति कर लो, ये व्यवस्था को बदल लो, हम देखते बैठेंगे, ऐसा कोई फोर्स ऐसा कोई नहीं रहता है। स्टेट का मतलब ही होता है फोर्स, इसलिए फोर्स का बदलाव हमें दबाव हमेशा रहता है। तो जैसे दबाव के कारण कुछ लोगों ने छत्तीसगढ़ में या गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया, तो ये आत्मसमर्पण कायम रूप से आत्मसमर्पण है, या नहीं तो जैसे कि कुछ सालों बाद फिर इस माओवाद संगठन को जोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ है? क्योंकि ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम जिस प्रकार से बाहर आया है, एक दिखावा है या नहीं तो एक नाटकीय ढंग से हम बाहर आया है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि परिस्थितियाँ बदल चुका है करके हम कॉन्शियसली हम मान लिया है, इसलिए हम बाहर आया है, जनता के बीच में आया है। तो जैसे हिड़मा को एनकाउंटर में मारा गया, तो दिल्ली के कुछ युवकों ने हिड़मा के ऊपर नारेबाजी की, जैसे कि अर्बन नक्सल कहा जाता है, मगर हिड़मा के बारे में उनको बहुत कुछ पता नहीं था, ऐसे भी लोगों ने नारेबाजी की। तो कहीं ना कहीं हिड़मा को एक हीरो रूप में देखा गया था, मगर वो हिड़मा की कहानी जो है लोगों तक नहीं पहुंची। तो इसके ऊपर जो अर्बन नक्सल, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कौन अर्बन नक्सल है क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि बाहर आने के बाद वो दिल्ली में क्या हुआ है, बाकी जगहों पर क्या हुआ है, मैं मीडिया में ही देख रहा हूँ। इसलिए वो तो 1 दिन 2 दिन ऐसा ही होते हैं, जाते हैं, मैं बहुत लंबे समय से ऐसा होना भी देख रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिस में वे लोग क्या कर रहा है, ये प्रैक्टिस में आके एक्चुअली वे लोग हिड़मा का जो प्रेज़ कर रहा है, वो लोग प्रैक्टिस में आके कुछ काम कर रहे हैं तो वो दिखता है। वैसा तो नहीं करते हैं, वो तो रैलियाँ निकालना, नहीं तो प्रोसेशन करना, नहीं तो गाना बजाना, नहीं तो और कुछ करना, ये तो 1-2 दिन का होता है, उसे कोई ये लेना-देना नहीं है। और माओवाद संगठन को या माओवादियों को हथियार जो है कहाँ से बरामद किए जाते हैं? जैसे कि चकमक से बहुत से हथियार मिलते हैं, मगर ये टीवी 9 एक खुलासा करना चाहता है, तो आपसे जानना चाहता है। टीवी 9 को बहुत जानते हैं, हमारा हथियार कहाँ से आते हैं, क्या है, क्योंकि टीवी 9 वालों को तो एक नयागढ़ के बारे में जानकारी है और कोरापुट के बारे में जानकारी है, हम कहाँ-कहाँ हथियार लूट के लाए हैं, ये पूरा हाँ, आपका मीडिया को पूरा जानकारी है। इसलिए हमारा हथियार मेन रूप से हमारा हथियार हम पुलिस से ही छीन लिया है, हम रेड्स किया है, हम एम्बुशेस में जमा किया है, सीज़ किया है और कुछ हद तक हम तैयार भी करते हैं। तो पिछले एक एनकाउंटर में गढ़चिरौली में ही एक रशियन हथियार माओवाद की तरफ से बरामद हुआ था, तो इसके ऊपर कुछ कहेंगे आप? रशियन का हथियार हो या नहीं तो बाकी चीन का हथियार हो, कौन सी हथियार है आप ही जानते हैं, वो तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है उसका। और एक दो लास्ट सवाल है कि आप आने वाले चुनाव में किस, जैसे कि यानी माओवाद संगठन में रहते समय कुछ पार्टियों का विरोध माओवाद संगठन करता था, टीडीपी का हो गया, या नहीं तो छत्तीसगढ़ में जैसे क्या बोलते हैं, कांग्रेस का विरोध हुआ था। तो इस तरह जो है एक पक्ष का विरोध करना यानी दूसरे पक्ष को विजयी करना, तो ऐसा आत्मसमर्पण करने के बाद ऐसा कुछ योजना रहेगी क्या? क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे, वो सवाल का जवाब देना है तो मैं
आत्मसमर्पण करने के बाद क्या पॉलिटिक्स में आना है, ये आपका सवाल है। तो मैं अभी पॉलिटिक्स में ही हूँ, क्योंकि मैं मेरा स्टेटमेंट में ही बताया हूँ, जनता के बीच में जाके काम करेंगे। हम ये व्यवस्था से हम व्यवस्था में हम संघर्ष करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से संघर्ष करना है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोगों में जाना है, इस मकसद से आया है। कोई तेलुगु देशम पार्टी क्या है, नहीं तो बीजेपी क्या है, नहीं तो और टीआरएस क्या है, कांग्रेस है, ये कोई भी एक पार्टी से हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है। एक पार्टी के पीछे जाना है तो एक पार्टी के समर्थन में जाना, नहीं विरोध में जाना, इसमें मेरा दिलचस्पी नहीं है। हमारा पॉलिटिक्स वैसा नहीं है, नहीं रहते हैं। जेन्युइन इश्यूज क्या है, इश्यूज के ऊपर कौन लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उन लोगों से मिलना है, उन लोगों से जेन्युइन इश्यूज के ऊपर हम काम करना है, यही होता है इश्यू बेस्ड, ये काम होता है। तो सुनो दादा, जैसे कि यानी आपने बोला कि किसी पार्टी के विरुद्ध जाना हमारा काम नहीं है, मगर जब माओवाद चळवळ में या माओवाद संगठन में आप थे या बाकी लोग थे आपके सीनियर्स लीडर, तो टीडीपी के ऊपर एक हमला हुआ, टीडीपी का विरोध हुआ या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का विरोध हुआ, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? वहाँ पर टीडी का हिसाब से हम हमला किया, नहीं तो यहाँ पर कांग्रेस होने से हम हमला किया, नहीं तो दूसरा ऐसा पॉलिटिकली ये पार्टी के वजह से काम किया, वजह से हम एक्शन किया, ये सही नहीं है। क्योंकि वहाँ पर सरकार में कौन है, सरकार में जिन लोग हैं, सरकार के हिसाब से वहाँ पर हमला हुआ है और वो लोग सरकार के हिसाब से हमला किए हैं। लेकिन पार्टी के हिसाब से पार्टी का कोई व्यक्तिगत ही दुश्मन नहीं है, पार्टी का दुश्मन ही नहीं है हमारा। और गढ़चिरौली जिले में या पूरे देश में माओवाद के विरोध में जो पुलिस लड़ रहे थे, उन्होंने बहुत से हजारों जवानों ने अपनी जान गंवाई, तो ये जवानों के परिवारों को आप क्या संदेश देंगे? ये तो वर्ग संघर्ष है, एक तरफ जवानों ने जान गंवाया, दूसरा तरफ माओवाद भी जान गंवाया है। इसलिए हम अब ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जब मुख्य धारा में आए हैं, हम मुख्य धारा में हम जनता के बीच में रहते हुए जनता का आवाज़ जो उठता है, उस आवाज़ को हम प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सब मिलके फिर, आप भी जनता है, हम भी जनता है, पुलिस कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा उसूल ही ये है कि पुलिस भी गरीबी है, इसलिए हम इस वर्ग दृष्टि से ही हम देखते हैं। लेकिन दूसरा कोई उनका वर्दी ये है, हमारा वर्दी ये है, इन लोगों को मारना है, उन लोगों को ये करना है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जन समस्याओं पर हम सब मिलके काम करेंगे। तो आपण बघू शकतो की सेंट्रल कमिटी मेंबर भूपती उर्फ सोनू दादा हे एक खास बातचीत TV9 सोबत करत होते आणि माओवादी चळवळीत एक मोठा चेहरा म्हणून यांची ओळख आहे। सोनू दादा, एक छोटा सा सवाल छूट गया था, आपने किन किन राज्यों में काम किया, और राज्यों के थोड़ा नाम बता देंगे? मैं तो सेंट्रल कमिटी मेंबर हूँ और मैं मध्य रीजन का प्रभारी हूँ। मध्य रीजन में उड़ीसा आता है, महाराष्ट्र आते हैं और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्य रहता है। लेकिन पर्टिकुलरली मेरा जिम्मेदार दंडकारण्य है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। और मैं महाराष्ट्र के हिसाब से गडचिरोली में ही, जंगल में ही ज़्यादा काम किया हूँ। तर आपण बघू शकतो दंडकारण्य हे जे क्षेत्र आहे, हे क्षेत्र गडचिरोली पासून छत्तीसगडच्या काही सीमावर्ती भागापर्यंत आहे। यात एक माओवाद्यांचा मोठा चेहरा म्हणून एक वेगळी ओळख होती आणि त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर आत्मसमर्पण केले होते आणि गडचिरोली जिल्ह्यातच खास आत्मसमर्पण का हे सोनूदादांनी सांगितले। आणि एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत जी आहे विनोजी वेणुगोपालराव उर्फ भूपती उर्फ सोनूदादा यांची। कॅमेरामॅन सोहेल पठाण सोबत मी एम डी इरफान, TV9 गडचिरोली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।